जब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने तो प्रधानमंत्री जी के लिए आसान हो गया अपनी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए। केवल हमें ट्रेनिंग नहीं देना, हमें एक आत्मीय संबंध बनाना है कि जिससे कि वो आजीवन हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। और हमारी भी भरसक कोशिश रहती है कि कैसे हम इनके काम आ पाएँ, कैसे हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाएँ। आप लोगों का हमारा इस लीगेसी को, ये परंपरा जो चली आ रही है, अगर हमें इसे चलाना है, आप भारत से प्यार करते हैं, भारतीयता आपके रगों में बहती है, तो हमें सबको मिलकर वोकल फॉर लोकल होना है, चर्चाएं शुरू करनी है, भारत में बना, भारतीयता से बना हर उस चीज को प्रमोट करना है जो हमारे बुनकरों, कारीगरों, लघु, अति लघु जो संस्थाएं हैं उनको प्रमोट करें। नमस्कार, मैं राजेश गोयल लेट्स टॉक भारत में आपका स्वागत करता हूं। लेट्स टॉक भारत एक ऐसा मंच जहां से हम बात करेंगे अपने गौरवशाली इतिहास की, संकल्प लिए 2047 के विकसित राष्ट्र बनने के उस सपने की जिसमें हम सभी को भागीदारी निभानी है। आज मेरे साथ श्रीमती शिप्रा शुक्ला, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड रिसर्च की चेयरमैन और बीजेपी नेता, आज हमारे साथ हैं। शिप्रा जी यूपीआईडीआर के माध्यम से बहुत बड़ा कार्य कारीगरों और बुनकरों के लिए कर रही हैं। समझेंगे, जानेंगे कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक जाना है। शिप्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सब्जेक्ट है, हमारा जो विषय है, वो है आत्मनिर्भर भारत की संरचना में परंपरागत उद्योगों का योगदान। शिप्रा जी, ये जो कार्य आप लोग कर रहे हैं, खासकर बुनकरों और कारीगरों के लिए, ये क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, इसके बारे में थोड़ा इसका बताइए। कारीगर और बुनकर सभी को पता है कि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में रहे हैं, आज से नहीं आदिकाल से मैं कहना चाहूँगी। और परंपरागत उद्योग भारत की नींव रहे हैं, रीढ़ रहे हैं, जिसने भारत की इकोनॉमी को हमेशा बूस्ट भी किया है जी। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ साथ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा और आधुनिकीकरण बढ़ने लगा तो धीरे धीरे हम परंपरागत उद्योगों को भूल गए और हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले आए। तो पिछले कालखंड में ऐसा हुआ कि बहुत सारे कारीगर बुनकर ऐसे थे जो अपने क्राफ्ट से पलायन करके वो दूसरे कामों में लिप्त हो गए थे। जैसे कि बहुत सारे कारीगर मुझे बताते हैं, कोई रिक्शा चलाने लगा था, कोई कंप्यूटर टाइपिंग में चला गया था, तो उन लोगों ने अपना परंपरागत कार्य छोड़ दिया था। परंतु 2014 से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बने, मोदी जी, तब से एक बहुत बड़ा चेंज आया। उन्होंने लोकल सामान को बहुत तेज़ी से प्रमोट करना शुरू किया और हम लोग कई अवसरों पर ये भी देखते थे कि उनको भी हम कई बार कच्छ के स्टोल्स पहने देखते थे या पाटन पटोला के रुमाल पहने हुए देखते थे। तो इस तरीके से उन्होंने खुद भी क्राफ्ट को अपनाया और लोगों को भी प्रेरित किया कि वो लोग भी क्राफ्ट को अपनाएं और लोकल प्रोडक्ट को खरीदें। जब मैं अध्यक्ष बनी तो मेरे पास यूपीआईडी का चार्ज था और तब ये दफ्तर 2 कमरे से चलता था। कैसर बाग में एक छोटा सा ऑफिस होता था, लखनऊ में। तो हम भी जब गए और वहाँ पे कोई काम नहीं होता था तो मैंने सोचा कि अध्यक्ष तो बना दिया है, 2 कमरे का है, इसमें करेंगे क्या। तो लेकिन बहुत जल्दी ही मुझे समझ में आ गया था कि दिखता कम है कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा काम कम है, लेकिन बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं। और शुरू से ही मेरा रुझान आर्ट क्राफ्ट की तरफ हमेशा से रहा है। जब मैं पढ़ती थी तो मैंने एक संस्था बनाई थी और हमको लगता था कि हम कुछ नहीं तो हम सोशल वर्क करेंगे। तो बहुत सारा काम हमने उसके सहारे भी कारीगर बुनकरों को जोड़ा। तो मेरा जो बैकग्राउंड यही रहा तो मेरा इंक्लिनेशन भी उस तरफ था। और पार्टी ने मुझे ये कहकर ही काम दिया कि हम किसी टेक्नोक्रेट को काम देंगे जिससे कि संस्थान को एक नई ऊँची उड़ान भी मिले। तो उस समय सरकारी कार्यकलाप कम था, तो हमको लगा कि जब हमारा डिज़ाइन का काम है और उत्तर प्रदेश में इतने सारे क्राफ्ट होते हैं तो हमें इस क्राफ्ट को एलिवेट करना चाहिए, हमें इस क्राफ्ट को दोबारा जगाना चाहिए। तो हमने यूपीआईडी को एक माध्यम बनाया और हमने उसके सहारे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर हम लोगों ने काम करना शुरू किया
और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मालूम था कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे क्राफ्ट हैं, लेकिन उस समय जब 2014 में हुआ है तब सपा की सरकार थी और उन्होंने इस पर कभी कुछ ध्यान दिया नहीं, और उससे पहले भी बसपा और सपा की सरकारें रही। पलायन भी उसी वजह से हुआ। उसी वजह से पलायन हुआ। जब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने तो प्रधानमंत्री जी के लिए आसान हो गया अपनी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए। इसी को कहते हैं कि डबल इंजन सरकार का फायदा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी सारी स्कीम्स को आगे बढ़ाया और बहुत सुंदर स्लोगन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, वोकल फॉर लोकल का। तो वोकल फॉर लोकल एक गेम चेंजर हुआ और 2020 में 16 फरवरी को हमें एक कार्यक्रम मिला माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, काशी एक रूप अनेक, जिसके पार्टनर आप भी रहे हैं, आप साक्षी रहे हैं उस कार्यक्रम के, क्योंकि बहुत सुंदर आर्ट गैलरी बनारस को अद्भुत कार्यक्रम लेकर लगी थी। और जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करने गए तो उस समय मुझे भी नहीं मालूम था और मैं नर्वस थी कि प्रधानमंत्री जी सामने बैठे और हम बात करें और मुझे कार्यक्रम चाहिए था। तो प्रधानमंत्री जी बहुत देर तक समझते रहे कि हम इस कार्यक्रम में क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ जाऊं, तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं, आप स्वयं आएँ और ये कार्यक्रम थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कारीगर और बुनकरों को सीधे तौर पर वाराणसी में संबोधित करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के हम अनुग्रहीत हैं कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वो 16 फरवरी को आए और जिसमें आप भी थे। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने वॉक किया तो आपको ध्यान होगा कि एक लेफ्ट में गैलरी थी मोनोक्रोम में, ब्लैक और वाइट में हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया था। एक हमने राइट में रानी पिंक कलर में लिया था और एक सामने रिलीजियस में। तो जब प्रधानमंत्री जी भी जब उसमें वॉक करके घुसे तो उन्होंने दाएं और बाएं देखना शुरू किया और उनकी मेमोरी तो बहुत शार्प है, सब जानते हैं। तो उन्होंने छूटते ही ये कहा कि ये गैलरी पहले तो यहाँ पे नहीं थी। तो हमने कहा कि ये गैलरी हम लोगों ने ही यहाँ पर बनाई है, जिससे कि जो विदेशी यहाँ पर आ रहे हैं उनको पता चले कि बनारस क्या है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये पहले तो नहीं था, तो हमने कहा कि ये गैलरीज हम लोगों ने विदेशियों के लिए भी लगाई हैं और जो बायर्स यहाँ पर विभिन्न देशों से आ रहे हैं वो इसके साक्षी बनेंगे कि बनारस केवल क्राफ्ट और कल्चर के बारे में ही नहीं, बनारस रिलीजियस ही नहीं, बनारस और भी सारी विधाओं का साक्षी रहा है। तो उन्होंने आपकी इस गैलरी को बहुत सराहा भी और उसकी तस्वीरें भी बड़ी खूबसूरत थी। जी, मैंने जब हम लगा रहे थे वो तस्वीरें, देखिए हम लोग कोशिश करते हैं कि समर्पण भाव से जो देश समाज संस्कृति के लिए हो पाए वो हमें करना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन। ये हम करते भी हैं हमारे आईपी के सेंटर पर। और आपका बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि इतने बड़े शो में आपने हमारे स्टूडेंट्स को, हमसे जुड़े हुए उन बच्चों को, स्टूडेंट्स को जिनकी तस्वीरें वहाँ लगी थी, वो मौका मिला, वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थी। और ये अपॉर्चुनिटी ही इन बच्चों का भविष्य तय करती है, क्योंकि वो एक्सपोजर मिलता है, वो कॉन्फिडेंस मिलता है। और जब हम वहाँ थे, वॉलंटियरिंग भी कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो हमने पाया कि वहाँ पर जो उत्साह बच्चों पे देखा वो अद्भुत था। क्या ये आपका पहला प्रोग्राम था? नहीं, अक्टूबर में मैंने चार्ज लिया था, 27 अक्टूबर को 2017 में। तो उसके बाद हम लोगों ने जनवरी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की घोषणा हुई थी, तो उसमें हमने एक बायर सेलर मीट का आयोजन किया। ये हमारा पहला प्रयोग था क्योंकि उत्तर प्रदेश में इससे पहले कभी कोई विदेश से बायर्स आए नहीं थे। तो इसमें बहुत ही खूबसूरत हमने एग्जीबिशन लगाई थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। ये हमारा पहला प्रोग्राम था। उसके बाद 24-25 मई को वाराणसी में ही हम लोगों ने डिज़ाइन कॉन्क्लेव और आर्टिजन वीवर समिट की थी, जिसमें 3000 कारीगर बुनकरों ने पूरे उत्तर प्रदेश से सहभागिता करी थी। उसमें हमारे तत्कालीन मंत्री थे और ICCR के प्रेसिडेंट डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी भी उस कार्यक्रम में आए थे। वो हमारा दूसरा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम था। और इस बीच में हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहे हैं, 200, 300, 400, 500 की संख्या के। लेकिन हाँ, 2020 का जो प्रोग्राम था ये हमारा आज तक का सबसे बड़ा और खूबसूरत प्रोग्राम था, जिसमें करीब 10,000 कारीगर बुनकर पूरे उत्तर प्रदेश से आए थे। 5,000 टूल किट बटे थे और करीब 2,500-3 हज़ार करोड़ का लोन भी बटा था। तो ये हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम था। और ऑफ कोर्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका अनावरण किया और वो हम सबके बीच एक मुख्य अतिथि के रूप में आए। तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए सबसे खूबसूरत, मुझे याद है स्टेज से जब उन्होंने उद्बोधन दिया था तब आपके लिए बहुत तारीफ भी की थी, ये मुझे याद है। हाँ, उन लोगों ने उन्होंने इस बात में तारीफ़ की हम लोगों की कि हमारा
प्रयास हमेशा से कारीगर बुनकरों को जोड़ने के लिए रहा है और हम काफ़ी हद तक इसमें सफल भी हुए हैं। तो अगर हम बात करें, क्योंकि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ही प्रमोशन है एक तरह से। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं है, इसमें हम लोग कोर्सेज तो चलाते ही चलाते हैं। तो हम लोगों ने कारीगर बुनकर एक पार्ट रखा था, लेकिन हाँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जब स्कीम फॉर्मुलेट हो रही थी तो हम लोग भी एक उसका छोटा सा हिस्सा थे, जब उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था कि इसकी क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। और ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जो योगी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी 2 योजनाएं हैं, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्लेटफॉर्म से कई बार उसकी तारीफ भी की है, तो उसके हम मेजर ट्रेनिंग पार्टनर हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने योगी जी की इन दोनों स्कीम्स से प्रभावित होकर उसका रिजल्ट देखकर उन्होंने पूरे देश में इन दोनों योजनाओं को लागू करने का अपना मन भी बनाया और उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी किए। और अभी हाल में ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लागू करी है, जो विश्वकर्मा जयंती जी पर जी उस पर उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था। और ये योजना थोड़ी सी योगी जी की योजना से अलग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स उन्होंने ऐड किए हैं जो छूट गए थे। जैसे नाव बनाने वाले नाविक, मछली का पकड़ने के लिए जाल बनाने वाले, झाड़ू जो लोग बनाते हैं वो लोग उन्होंने उसमें ऐड किए। यहाँ तक कि जो लोग अस्त्र बनाते हैं, जैसे छोटे खंजर हैं या टूल्स बनाते हैं जो, तो इस तरीके के जो छोटे छोटे ट्रेड थे जो छूट गए थे। और मोदी जी और योगी जी की दोनों की मंशा यही ये है। अति लघु उसमें आते हैं व्यवसाय? नहीं, अति लघु में नहीं, हमारे यहाँ जो है वो मध्यम में आता है, एमएसएमई विभाग में आता है, और मेरे ख्याल से उनके यहाँ भी एमएसएमई में ही आता है। ठीक, इस केंद्र में जो मुझे अब तक समझ में आया है वो ये है कि क्योंकि ये लोग जो पलायन कर गए थे अपने ओरिजिनल जो उनके व्यवसाय थे, हमारे यहाँ एक सिस्टम था कि गांव में और कस्बों में फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन ये कार्य होते थे। लोहार, कारपेंटर्स, जो पॉटरी की बात करें या इस तरह के जितने भी हैंडीक्राफ्ट और बुनकर, कहीं की साड़ी कहीं का कुछ, ये लगातार फैमिली जनरेशन्स लेकर चलती थी। बीच में जब थोड़ा इशू क्रिएट होना शुरू हुआ, इन लोगों को वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला, मार्केटिंग का सपोर्ट होता है सेल्स में, और उनकी काम को, इतने सुंदर काम को जो प्रेजेंटेशन नहीं मिले, मंच नहीं मिले डिस्प्ले करने के लिए, या ग्राहक ना मिले, तब ये पलायन होना शुरू हुआ। एग्रीकल्चर के बाद क्रिएटिव से जुड़े हुए जो ये व्यवसाय हैं, जिसके अंदर हैंडीक्राफ्ट आता है, बुनकर आता है, और बहुत सारे 700 से ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं, जब वो इनको प्रमोट करते हैं, ये एक अद्भुत सा ऊर्जा के साथ अब दिखाई देता है। बिल्कुल। बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स बने हैं। मैं जो काशी में जिस कार्यक्रम को जिस जगह पे किया गया था, दीनदयाल हस्तकला संकुल जी, वो अद्भुत था। वो ऐसा लगता था उन लोगों के, उन बुनकरों के माइंड पर, उनके ऊपर जो इम्प्रेशन गया कि हमें एक इतना सुंदर और इतना बड़ा मंच दिया गया जो पहले उनको नहीं मिल रहा था, कभी मिला ही नहीं, और उनके उत्साह को देखते ही बनता था। उनको जो टूल किट वगैरह दी गई, जो सपोर्ट सिस्टम, फाइनेंस हुआ, या उनको ये फाइनेंस ही किया होगा, माइक्रो फाइनेंस होगा? नहीं, जो कम दरों पर इनको फाइनेंस करते हैं, और इसमें सब्सिडी भी है, 25 से 30% सब्सिडी है। और एक बात और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बोलते हैं कि कितना विश्वास है, कितना उनको गर्व है इन मध्यम या लघु संस्था को चलाने वाले लोगों पर। इनका जो दिया गया लोन है वो लगभग वापस आता है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे तौर पर। ये बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि छोटा कार्य, इतनी सारी इश्यूज के बीच में, कभी कोविड का आना, कभी किसी और तरीके की परेशानियों का आना, फिर भी इतना बड़ा कार्य होना, ये बहुत अद्भुत बात है। लेकिन सर बताऊं, कोविड में इनका काम नहीं रुका, इनको हैंडीक्राफ्ट के सामान के और ज़्यादा ऑर्डर मिले। जैसा कि मुझे वाराणसी के कारीगरों ने बताया कि मैडम हमको ज़्यादा इससे नुकसान नहीं हुआ। ये कैसे? कारण क्या था कि इंडस्ट्रीज बंद हो गई, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी। लेकिन जो ये लोग घर में काम करते हैं तो 2 लोग काम करते हैं, फैमिली के ही 4-5 लोग काम करते हैं। तो वो समय था उनके लिए चिंतन करने का, वो समय था नई डिज़ाइन पे काम करने का, वो समय था उनके पास जिसमें वो नए नए प्रोडक्ट पे काम कर सकते थे। और उनके प्रोडक्ट्स की खास बात ये कि आप एक भी बना लीजिए, आप 2 को ऑर्डर दीजिए, 5 को ऑर्डर दीजिए, वो वैसे पीसेस बनाते हैं। तो ऐसे में उनको
सामान का ऑर्डर ज़्यादा मिला, ऐसा मुझे लोग बताते हैं। और एक साड़ी का काम करती हैं, वो हेरिटेज वीव्स को रिवाइव करती हैं। वो तो कहती है मैंने कोविड में जितना सामान बेचा शायद ऐसे कभी नहीं बेचा। ये तो अद्भुत है। अच्छा, ये मुझे एक बात और बताइए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगभग मैंने देखा है G20 में भी, उससे पहले भी जब वो बाहर जाते हैं तो इस तरह के हैंडीक्राफ्ट और इसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जी। और एक तरह से हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं ना, वैसे फील आती है। तो इसके बारे में बताइए, ये स्पेशल कुछ ये स्पेशल है, ये मुरादाबाद का क्राफ्ट है, मेटल क्राफ्ट जिसको सब जानते हैं। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये पद्मश्री दिलशाद हुसैन जी ने बनाया है, और दिलशाद हुसैन जी को अभी पिछले साल ही पद्मश्री मिली है। और उन्होंने किसी एग्जीबिशन में उनका ये प्रोडक्ट देखा था। इसकी खास बात है इसकी नक्काशी, ये इतनी महीन और इतनी खूबसूरत है जो अब बहुत कम लोग करते हैं, जो एक्सपर्ट कारीगर्स हैं वही कर पाते हैं, क्योंकि इसको लोग बनाने के लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 में इस गिफ्ट को जर्मन चांसलर को इससे गिफ्ट किया। बहुत अद्भुत, इतनी गहराई से, इतनी बिल्कुल बारीकी से कार्य किया हुआ और है। दिलशाद भाई से आप जब भी पता कर बोलेंगे तो वो पूछे कि क्या बना रहे हो, तो कहेंगे मैडम मैं तो ये लोटा बना रहा हूँ। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे दिया है तब से मुझे जाने कितने लोटों का ऑर्डर है। और जब मैं उनके यहाँ गई तो वो मैं तस्वीर साझा करूंगी, उनके यहाँ ढेर सारे लोटे बने रखे थे जिसपे वो लोग कार्विंग करने जा रहे थे। अच्छा, ये पीतल का है क्या? ये पीतल है। अच्छा, ये पीतल वाइट कैसे है? ये पीतल निकल फिनिश में है। अच्छा, निकल फिनिश में है। यही इसका थोड़ा एंटीक लुक देता है। सो एंटीक दिख रहा है, दिस मेक्स इट लिटिल डिफरेंट। ऑक्सीडाइज्ड भी बोलते हैं शायद इसको। ऑक्सीडाइज नहीं बोलते हैं, इसकी अलग प्रोसेस है जिसमें ये लोग लेकर करते हैं। बहुत सुंदर। और ये हम करीब से भी इसको आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा यहाँ और भी कई प्रोडक्ट्स रखे हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे ये है, ये पॉटरी है, ये ब्लैक पॉटरी है जो केवल आजमगढ़ निज़ामाबाद में होती है। और एक सोहित प्रजापति नेशनल अवार्डी है, ये उसका बनाया हुआ है। और ये जो आप इसमें सिल्वर का काम देख रहे हैं, ये सिल्वर मरकरी से लाइनिंग करते हैं। एंड दिस इज़ अ फ्री हैंड पेंट, ऐसा नहीं है कि वो कुछ छापते हैं फिर इसको पेंट करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखी है। हाँ, बहुत कम देखी है। ये जब हम लोगों ने डिज़ाइन इंटरवेंशन करना शुरू किया तो वो लोग ट्रेडिशनल शेप से थोड़ा मॉडर्न शेप पे आने लगे। और ये जो कलर काला है इसकी एक अपनी अलग टेक्निक है, और ये ऑयल से ये इसको फिनिश करते हैं। बहुत सुंदर। डिज़ाइन इंटरवेंशन का एक अनूठा उदाहरण में एक डिफरेंस है। ये काम ताजमहल में जब भी पर्शियन आर्ट से हम इन्फ्लुएंस रहे तो हम फ्लोरल और फौना पे ज़्यादा डिपेंड करते थे, या क्योंकि विदेशी ज़्यादा फूल पत्ती कम पसंद करते हैं, ज्योमेट्रिक या कुछ मॉडर्न डिज़ाइन। तो इनोवेटिव नयापन है उसमें। ये संगमरमर का ही, और इसमें बहुत सुंदर सी जाली आपको दिखेगी जो आपको ताजमहल में भी दिखेगी। लेकिन जब हम लोगों ने थोड़ा डिज़ाइन इंटरवेंशन किया, हमने उनसे बोला कि आप कुछ और भी बनाइए। तो ये हम लोगों ने बनाया, इसी तरीके से पिरामिड बनाया, एफिल टावर बनाया, जिससे कि विदेशी जब जाएं तो इसको थोड़ा अपना समझ के और अपने भी कंट्रीज में इसको प्रमोट करें। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। ये सब इनले है। ये सारा इनले है, ये सारा इनले का काम है, एंड टोटली डन बाय हैंड, मतलब मैनुअली। ये ICC कोविड के टाइम पे एक प्रोग्राम था, वीविंग रिलेशंस टेक्सटाइल ट्रेडिशंस, जो ICCR के संयुक्त तत्वाधान में हमने किया था, जॉइंट वेंचर था। गिफ्ट देना होता है तो हमारा फोकस होता है कि हम आर्टिजन वीवर का ही सामान खरीदें। तो आप भी थे उस कार्यक्रम में। तो ये वीविंग रिलेशंस टेक्सटाइल ट्रेडिशंस, ये UPIG को तब ये उनका लोगो है, और एक ICCR का। तो हमने ये वुडन बॉक्स है जो बनारस से बना है, इसमें हमने एक सिल्क का स्कार्फ रखा था। के अंदर भी जो स्कार्फ था वो भी सिल्क का था, वो भी GI प्रोडक्ट था। एक चीज़ और, प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं तब से जोग्राफिकली इंडिकेटेड सर्टिफिकेशन में जो क्राफ्ट हैं वो बढ़े हैं। केवल बनारस में करीब 10 GI क्राफ्ट हैं, 11वां होने जा रहा है। अद्भुत। देखिए, ये जो किया गया है, जितना भी अब तक बुनकरों, कारीगरों या उस श्रेणी में जितने भी उद्योग आते हैं, उस पर कितना गहराई से और कितना बड़ा कार्य हुआ है, ये देखकर बड़ी ऊर्जा मिलती है। बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वो लोग जो छूट गए थे, पीछे रह गए थे, उनको कैसे आगे और एक ड्राइव की तरह से, मिशन की तरह से। ये आपको थोड़ा सा ये जानकारी दीजिए कि 2047 का विकसित राष्ट्र का हमारा संकल्प है, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प रखा है, हम सब लोग उसके ऊपर लग रहे हैं। इसमें इन लोगों का, कारीगरों का और बुनकरों का क्या योगदान रहेगा? कारीगर बुनकरों का बिल्कुल योगदान है।
आप इसी से समझिए कि 2017 से पहले जो कारीगर कहता है कि हम 3,000 या 10,000 की नौकरी करते थे, आज उसका 3-4 करोड़ का टर्नओवर है। एक कुंज भी आ रही है गुलाबी मीनाकारी का, वो बोलता है मैडम, मैंने उससे पूछा तो कहता है पहले हम नौकरी करने वालों से जलते थे, अब नौकरी करने वाले हमसे जलते हैं। बहुत तो अद्भुत, आप ऐसा समझिए कि 4-5 साल में जो आदमी 10,000 रुपये महीना कमाता था, आज उसका टर्नओवर 3 करोड़ है। तो आप समझिए कि 2047 तक ये कितना डेवलपमेंट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारी रूरल इकोनॉमी। तो रूरल इकोनॉमी जब स्ट्रेंथन होती है तो अपने आप पूरा भारत आत्मनिर्भर होगा। तो जैसे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़बरदस्त रूरल स्ट्रेंथनिंग के साथ में, तो आई एम वेरी श्योर कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। बहुत ही अद्भुत लगता है। और आप जैसे टेक्नोक्रेट्स और क्रिएटिव लोगों के वजह से ये हो पा रहा है। जिस पोस्ट पे आज आप हैं, अगर वहाँ सिर्फ कोई पॉलिटिशियन होगा तो ऑब्वियसली उनके एक अलग ही रंग ढंग होते हैं, बट आपने उसको कैसे एक चेयरमैन होना, उसके बाद में मैंने आपको देखा है इवेंट्स में खुद लग कर के आप इतना गहराई से इवेंट को कैसे करना है, प्रेजेंटेशंस कैसे, वो जो छोटे छोटे स्टॉल्स वहाँ लगाए जाते हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद आएंगे और पूरा प्रोटोकॉल होगा, तो वहाँ पर कितनी गहराई से और कितनी परफेक्शन से आप लोग काम करते हैं वो देखते हैं। हम लोग तो यही स्टडी करते हैं कि ये कितनी गहराई से काम हो रहा है। तो इसके अलावा मैंने ये पढ़ा है, एक बुक जो रिलीज़ हुई है उस दिन हमें गिफ्ट में मिली थी, मोदी एट 20। उसमें जो पेज नंबर 183 है उसमें ये बताया गया है कि कैसे कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है लघु उद्योग का, मध्यम लघु उद्योग का, और जब ये लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं या फिर जॉब्स ओरिएंटेशन एक नया सब्जेक्ट और बड़ा सब्जेक्ट हो गया है। मैंने पढ़ा है, मैंने ये समझा है, जो हमारा स्वराज का भी एक वो होता था, एक फंडामेंटल एक काइंड ऑफ प्रोसेस, उसमें यही था कि हम लोग अपना कार्य खुद करते थे, स्वावलंबन। स्वराज का यही, स्वराज और स्वराज का यही मुद्दा भी था। गांव गांव में सभी लोग अपना कार्य करते थे, बच्चे नेचुरल प्रोसेस में वो सीखा करते थे, और यही हैंडीक्राफ्ट और अपने किए हुए जो हमारे क्रिएटिविटी को और जो प्रोडक्ट्स होते थे उनको हम लोग आगे लेकर बढ़ते थे। तो इसमें अभी और ऐसा क्या होना बाकी है जो लगे कि हाँ ये लोग सीकर्स नहीं गिवर्स हो गए हैं? अभी तो ये शुरुआत है जी, दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्टार्ट आई वुड से। जो हम लोग की स्कीम्स है वो केवल स्कीम नहीं है, पूरा वो टोटल कैप्सूल है, जिसमें अकेले जैसे हम यूपीआईडी की बात करें तो यूपीआईडी में भी अब तक हम लोगों ने करीब 60-70 हज़ार लोगों को ट्रेनिंग दी है, मतलब प्रशिक्षण दिया है। तो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल। स्किल का मतलब पहले आप किसी को स्किल सिखाइए, मान लीजिए इसको बनाना है तो पहले उसे ये बनाना आना चाहिए, उसके बाद आप उसको रीस्किल कीजिए, मतलब उसको आप दोबारा सिखाइए। ऐसा नहीं कि उसने एक बार सीख लिया तो आप उसे अपग्रेड नहीं करना है। जब वो दोबारा से रीस्किल होगा फिर आप उसको और अपग्रेड करिए, जिससे कि वो वैश्विक हो रहे बाजार में वो अपनी एक अलग पहचान बना सके। तो ट्रेनिंग हम देते हैं, ट्रेनिंग में कारीगरों के लिए स्टाइपेंड भी है, टूल किट भी है। तो निश्चित तौर पर जब उनको टूल किट मिलता है तो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी और फिनिश बहुत फ़र्क हो जाती है, और हम उनको डायरेक्ट मार्केट से जोड़ते हैं। शुरू में हम लोग को भी एक समस्या आई, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के साथ हम लोगों ने एमओयू किया, तो एक प्रॉब्लम यह है कि आर्टिजन के पास जीएसटी नहीं था। शुरू में आर्टिजन परेशान भी हुआ कि वो जीएसटी के फेर में नहीं पड़ना चाहता था। तो अमेज़ॉन में हम लोगों ने उनको फ्री फोटोग्राफी, जैसे उनके प्रोडक्ट की फ़ोटो अच्छी नहीं होती, आप तो फोटोग्राफी के इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि एक तस्वीर का क्या महत्व है। तो एज वी से एंगल मैटर्स, सो किस एंगल से हमने किसकी फ़ोटो ली है, किस प्रोडक्ट की कैसी फ़ोटो ली, कितना खूबसूरत दिखता है। तो हम लोगों ने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के साथ जब एमओयू किया तो हम लोग को ये प्रॉब्लम यही आई कि इनकी फ़ोटोग्राफ्स अच्छी नहीं थी, और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए फ़ोटो अच्छा ज़रूरी है। आप फोटोग्राफी का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि फ़ोटोग्राफी का क्या महत्व है, एंगल मैटर करता है कि हम किस एंगल से अपने आप को दिखाते हैं। तो अमेज़ॉन ने ये कहा कि हम आपके प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ्स फ्री में खींचेंगे, जिससे कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बिके। तो हम लोगों ने ये भी काम शुरू किया।
ट्रेनिंग के साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा कोशिश रहती है कि हम केवल ट्रेनिंग देने के बाद हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। यही हमारी खूबी है जो हमारे यूपीआईडी को बाकी लोगों से थोड़ा अलग करती है। हम लोग हमेशा बिलीव करते हैं एक आत्मीय संबंध बनाने में, कि जिसकी भी कारीगर को हम लोगों ने आज तक ट्रेन किया, उन सब का नंबर, उन सब का डिटेल न सिर्फ हम लोग के पास रहता है, हम लोगों ने उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। और कोविड के टाइम पे हम लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में राशन भी उनको दिए हैं और उनकी हर मदद करी है। तो एक बिजनेस की तरह से करना, एक डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ में करना, ये अद्भुत है। क्योंकि ये संस्थाएं जो होती हैं ये बनती हैं, लेकिन डिलीवरी इतने बड़े लेवल पे हो सकती है, ये नमूना है, एक बेसिकली अनूठा है ये। और एक चीज़ मुझे और आपसे पूछनी है कि क्योंकि ये जो प्रोसेस है, जो जिस तरह का एक इंस्टीट्यूशन बन गया है और आप इतना कार्य कर रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री जी का अभी का 2014 के बाद का प्रोसेस है या पहले भी गुजरात में आपने कुछ स्टडी किया है कि गुजरात से भी चला था ये? बिल्कुल, हमारा संस्थान, आपने तारीफ की उसके लिए शुक्रिया। हमारा संस्थान अब 4 एकड़ के कैंपस में, बहुत बड़ा कैंपस है, साथ साथ हम लोगों को 11 एकड़ ज़मीन अभी सरकार ने और दी है। और ये डिज़ाइन यूनिवर्सिटी बनेगी गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर। हम अपने डिज़ाइनर्स को हमेशा एक बात ज़रूर सिखाते हैं कि आप कारीगर जो भी हैं, बुनकर हैं, आप जब डिज़ाइनर बने तो आप इनकी रिस्पेक्ट करना सीखें। आप 3 साल का कोर्स, 4 साल का कोर्स करके आप डिज़ाइनर बन के आप पैसा कमाते हैं, लेकिन ये कारीगर और बुनकर ऐसी लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया उस क्राफ्ट में, मुश्किल से मुश्किल वक्त में अपने क्राफ्ट को नहीं छोड़ा। उनको किसी इंक्रीमेंट की चिंता नहीं थी, उनको किसी पैसे की चिंता नहीं थी, बस वो अपने क्राफ्ट को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो हम अपने यहाँ भी डिज़ाइनर्स को क्राफ्ट के साथ में जोड़ते हैं और हमने अपने यहाँ मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक स्टूडेंट को कम से कम 2 क्राफ्ट आना चाहिए, सीखना चाहिए, बिल्कुल खुद आना चाहिए, खुद प्रैक्टिस करना चाहिए। और अब की हमने इंटर्नशिप्स में भी इनको इन्हीं क्राफ्ट पॉकेट्स में भेजा है और उनको खुद भी लगता है कि हम डिज़ाइनर ज़रूर बनेंगे, लेकिन जो ये आर्टिज़न काम कर रहे हैं ये शायद इनसे बहुत ऊपर है। हमने उनसे यही कहा तुम पैसा बहुत कमा लोगे, पद्मश्री पैसे से नहीं मिलती, कोई अवार्ड पैसे से नहीं मिलता, तो यू शुड लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट दीज पीपल, और वो तुमसे कहीं ऊपर हैं। और एक आर्टिज़न है प्यारेलाल मौर्य जी, वो पंजादरी का काम करते हैं, नेशनल अवार्डी हैं। तो वो बोले मैडम हमको अच्छा लगता है कि अब हम जिस जगह पे हम काम मांगने जाते थे, आज हम अपना माल बेचने जाते हैं। तो हम लोग को भी बड़ा अफसोस लगा जब उसने बोला कि वो जयपुर गया काम मांगने के लिए, तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने 2.5 रुपये का केला खरीदा। तो वो बोला कि मैडम मैं केले को छिलके समेत खा गया कि जिससे कि मुझे भूख जल्दी ना लगे। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या रही होगी। और अब वो 1-1 लाख रुपए की दरी बेचता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मौर्य साहब को बहुत बधाई। ये लगन, मेहनत, आपकी रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ एकदम। और ऐसे एक नहीं, दर्जनों सक्सेस स्टोरीज हैं। बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन आपका एक सवाल था प्रधानमंत्री जी पर। प्रधानमंत्री जी, जब प्रधानमंत्री जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, यहाँ तक कि जब वो चीफ मिनिस्टर से पहले जब वो संगठन का कार्य देखते थे, वो शुरू से ही बहुत टेस्टफुल और मॉडर्न विचारधारा के रहे। मॉडर्न का मतलब वेस्टर्नाइज होना नहीं, मतलब मेंटली मॉडर्न होना, नई चीज़ों को अपनाना, कंप्यूटर चलाना, बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हम सुनते हैं। अभी गुजरात चुनाव में हम लोग गए, जाने का मौका मिला, पार्टी के लिए काम करने का मौका मिला, तो हम सबसे पहले कच्छ गए, भुज में। तो कच्छ बहुत दिन से मेरा सपना था जाने का, रन ऑफ कच्छ सुना था कि बहुत सुंदर है, घूम तो नहीं पाए, लेकिन हाँ क्राफ्ट पॉकेट में जाने का हमें मौका मिला। एक गफूर भाई खत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई। गफूर भाई खत्री जी भी पद्मश्री हैं और वो रोगन आर्ट का काम करते हैं। रोगन आर्ट एक ऑयल बेस्ड टेक्निक है काम करने की। तो उनको भी पद्मश्री प्रधानमंत्री जी के ही इस कार्यकाल में मिली जब वो प्रधानमंत्री बने। तो मैंने बहुत सारी तस्वीरें उसके घर पे लगी देखी, तो मैंने कहा ये तो बहुत पुरानी लग रही है। तो बोला कि जी मैडम, जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो यहाँ पर आए थे और एक रात यहाँ रुके भी हैं। क्या बात। तब मुझे ये देख के वो अपनी दूर तक जाती हैं, अपने कल्चर की तरफ जाती हैं। तो उसने बोला कि जब हमने ये काम शुरू किया तो हम लोग 3-4 लोग घर के लोग की तरफ से उसको इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने उसकी पेंटिंग एक ओबामा को गिफ्ट करी थी, तो उसने एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग दिखाई। बोला मैडम मैंने इसका नाम ओबामा पेंटिंग रख दी है। और वो जब भी पीएम साहब का नाम लेता है तो उसकी आंखों में आंसू, और बहुत गर्व से नाम लेता है कि जब मैं उनको एक कुर्ता मैंने दिया, मुझे आशा भी नहीं थी कि ऐसा लोकल सा बना कुर्ता
थोड़ा रोगन आर्ट का अच्छा सा काम किया था, और उसने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी माता जी के साथ एक पेंटिंग गिफ्ट की थी। बहुत टिपिकल आर्ट है, रोगन आर्ट मैंने भी पहली बार देखी थी। तो कहता है कि वो कुर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी को जब मैंने नवरात्रों में पहने देखा, और उनके यहाँ से मेरे पास फ़ोटो आई कि तुमने उसने जो कुर्ता दिया था वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहना। क्या बात। तो गिफ्ट पैसे से इवैल्यूएट नहीं होता, सामने वाला कितनी शिद्दत से, कितने प्यार से आपको कोई एक भेंट देता है, और आपको उस भेंट को उतने ही प्यार से आप एक्सेप्ट करने के बाद उसको सच में पहनते भी हैं, तो इससे सामने वाले का जोश दुगना हो जाता है काम करने के लिए। तो जहाँ वो कारीगर 2 या 4 थे, वो कारीगर आज बढ़ के करीब 60-70 हो गए हैं। तो ये डिफरेंस है। तो 4 लोगों की आर्ट को भी प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका पहुंचा दिया। ऐसे ही एक कारीगर है चमन भाई सीजू, नेशनल अवार्डी है, वो भुजोड़ी का रहने वाला है, वो भी 11th जनरेशन का कारीगर है। और ये गफूर भाई भी करीब 12वीं-13वीं जनरेशन के कारीगर हैं। तो उसने हमें बताया कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से इंस्पिरेशन ली। मैंने कहा क्या, कहने लगा फार्मिंग टू फॉरेन। तो मैंने कहा फार्मिंग टू फॉरेन का मतलब, कह रहा जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला तो उनका कहना था कि जैसे गुजरात में कपास बहुत अच्छी होती है, क्लाइमेट बहुत सूटेबल है, फेमस है, बहुत फेमस है। तो वहाँ काला कॉटन एक टेक्निक से बनाते हैं, और कच्ची वीव होती है, बुनाई का काम करते हैं। तो उसने बोला कि मैं कॉटन उगाता भी हूँ, इंडिगो डाइंग भी अपने यहाँ करता हूँ, वीविंग भी अपने यहाँ करता हूँ, और विदेश में भी सामान भेजना है तो मैं यहाँ से वहाँ भेजता हूँ। ये फार्मिंग टू फॉरेन है। तो इतनी पुराने, इतनी पहले इस सोच को देना कि अब मान लीजिए कॉटन कहीं और से आता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। यहाँ पे क्या हुआ, सब कुछ सस्टेनेबल हो गया। तो विदेशी तो बहुत देर बाद बात करते हैं सस्टेनेबल की। हमारी तो रूरल इकोनॉमी, हमारा क्राफ्ट, हमारा कल्चर, वो तो खुद ही सेल्फ सस्टेनेबल था। हमें सस्टेनेबल ज़बरदस्ती बनने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो बीच बीच में लोग आते गए, हिंदुस्तान गुलाम हुआ तो उन्होंने इंडिगो बंद कर दिया, बेकार की बात पे बंद कर दिया। इंडिगो से कोई ज़मीन इनफर्टाइल नहीं होती। वो जानबूझ के कि हमारी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी हैम्पर होगी तो हम पैसे के लिए दूसरे पे निर्भर हो जाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास सेल्फ सस्टेनेबल होकर काम करते थे। ऐसे ही जब गांव की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तभी हम आत्मनिर्भर भारत की एक संरचना को एक नया मूर्त स्वरूप दे पाएंगे, और हर एक व्यक्ति के पास हाथ में काम होगा, रोजगार होगा, और यही हमारे विकास की नींव रखने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। शिप्रा जी, मुझे आपसे एक ऐसा प्रश्न करना है जो कैसे आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लेकिन जो भारतवासी हैं, एनआरआईज हैं, और वो लोग जो हमारे इन कारीगरों बुनकरों के कस्टमर्स हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? बहुत सारे जितने भी एनआरआईज हैं, मैं उनको ये अनुरोध करूंगी कि वो लोग पहले अपनी रूट्स में जाएं। वी शुड गो बैक टू आवर रूट्स, वी शुड गेट कनेक्टेड टू आवर रूट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी किसी देश में कुछ घटना होती है तो वापस लौटकर भारत ही आना पड़ता है। ऑपरेशन विजय चलता है, ऑपरेशन कावेरी चलता है, और अजय चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को बुलाना पड़ता है, और हम लोग यहाँ से पूरी, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा सपोर्ट देते हैं। तो वापस भारत ही आपकी जड़ है। और गुची, बर्बरी, लुई विटॉन, इनके 2.5, 3, 4, 5 लाख के सामान खरीदने के बजाय मेरा अनुरोध है कि वो बनारसी खरीदें, वो कांजीवरम खरीदें, वो पैठनी खरीदें, वो पाटन पटोला खरीदें। तो ऐसे सामान खरीदें जिससे कि हमारे जो ये छोटा छोटा काम करने वाले लोग हैं, इनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और वो खुद स्वयं अपना रोज़गार करें और अपने परंपरागत काम को आगे आने वाली जनरेशन को समझाएं कि वो लोग भी इस काम को करें। और हमारा भी ये प्रयास है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा यही कहते हैं, आने वाली जनरेशन जब तक इस काम को आगे नहीं बढ़ाएगी तब तक इससे कुछ नहीं हो सकता। एक छोटा सा इंसिडेंस मैं कोट करूँगी जो हज़ारों साल पहले का है, कि आपको सबको पता है भारत का एक सिल्क रूट होता था, कालीकट से या गुजरात के तटों से जाया करता था, और कालीकट के तट से तो बहुत सारे मसाले हमारे जाया करते थे। रोमन जो सीनेट थी, उनकी महिलाएं हमारे यहाँ के कपड़ों के लिए इतनी पागल थी कि वो बहुत ही मैडनेस के साथ हमारा सामान खरीदती थी। चिंड्स होता था, वो यहाँ से जाया करता था। तो रोमन सीनेट ने एक समय आया, उनका खजाना खाली होने लगा, उन्होंने पाबंदी लगा दी सीनेट में, जैसे हमारे आजकल अध्यादेश पास करते हैं, कोई महिला ऐसा कोई सामान नहीं खरीदेगी, हमारे देश से इतना सामान नहीं खरीदा जाएगा।
कि हमारे खजाने खाली हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब था तब भी लोग इसके लिए पागल थे, हमारे कपड़ों के लिए देवर मैड अबाउट इट। यही अंग्रेज बंद करना चाहते थे कि हमारी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। तो हमें अपना खोया हुआ कल्चर वापस लाना है, और अकेले सरकार अपना प्रयास करती है, लेकिन ये हम सब हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार प्रयास कर सकती है, लेकिन हमें अपनी अंतरात्मा को जगाना होगा कि हमें अपनी रूट्स को भूलना नहीं है। तो ये हर एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम लोग बीड़ा उठाएं कि हमें, जैसे प्रधानमंत्री जी हर त्योहार पे सबसे गुजारिश करते हैं, हर 15 दिन पे, कि वोकल फॉर लोकल, कि लोकल सामान के लिए वोकल होइए, वही काम हमको करना है। और एक बात और, जब हम किसी मॉल में जाते हैं, 2.5 लाख 4 लाख का आप लोग सामान जो एनआरआईज खरीदते हैं, तो वो हमेशा कभी एमआरपी नहीं देखते हैं, अगर अफोर्डेबल है तो उसके लिए मोल भाव नहीं करते। पर लेकिन जब हम एक छोटे कारीगर से दिया खरीदते हैं, जब हम दिवाली के टाइम पे कुछ और सामान खरीदते हैं, जो छोटी सी गुमटी लगाकर सामान बेचता है, वहाँ हम उससे 2-2 4-4 रुपए के लिए बार्गेनिंग करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। और मैं खुद हमेशा हैंडलूम पहनती हूँ, मैं हमेशा कारीगर से सामान लिए बनाया हुआ सामान खरीद के पहनती हूँ, और हमेशा कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि मैं जितना से ज़्यादा उनका वो दिया हुआ सामान, उनका बनाया हुआ सामान मैं खरीदूँ और वही पहनूँ। इससे मुझे लगता है कि जब तक हम खुद प्रमोट नहीं करेंगे उनको, तब तक वो बेचारे अकेले कब तक संघर्ष करेंगे। तो हमें उनकी संघर्ष यात्रा में साथ देना है। आप लोगों का, हमारा इस लीगेसी को, ये परंपरा जो चली आ रही है, अगर हमें इसे चलाना है, आप भारत से प्यार करते हैं, भारतीयता आपके रगों में बहती है, तो हमें सबको मिलकर वोकल फॉर लोकल होना है, चर्चाएं शुरू करनी है। भारत में बना, भारतीयता से बना हर उस चीज को प्रमोट करना है जो हमारे बुनकरों, कारीगरों, लघु, अति लघु जो संस्थाएं हैं, उनको प्रमोट करें। यही सच्चा राष्ट्रवाद है। आइए हम जुड़ें इस तरह की संस्थाओं से और जानें कि हम कैसे इनको प्रमोट कर सकते हैं और कैसे ये लोग एम्पावर होंगे अपने कार्य के प्रति, पैशन के प्रति, और जो हैंडीक्राफ्ट जैसा अपना जो ओरिजिनल स्टेट का, सिटी का एक खास रंग है, तत्व है, उसको प्रमोट करने के लिए। एक चीज़ और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी इतना सुंदर इनिशिएटिव चलाने के लिए, लेट्स टॉक भारत। और आप राष्ट्रवादी तो हमेशा शुरू से रहे हैं, लेकिन प्रोफेशन में भी इस तरीके का राष्ट्रवाद लाने के लिए, लोगों को उद्वेलित करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि किस तरीके से हमें राष्ट्रवाद का पालन करना है, ऐसे में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मानना है कि सच्चा राष्ट्रवाद वही है जो आपके कृत्य से, आपके कार्य से, आपकी सोच से और आपके कंट्रीब्यूशन से देश के प्रति हर पल, हर क्षण, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते भी हैं, बार बार बोलते हैं, और हम लोग वहीं से तो ऊर्जा मिलती है, वहीं से ऊर्जा भी मिलती है और वहीं से प्रेरणा भी मिलती है कि कैसे हम भी आने वाले इन 25 सालों में अपनी कंट्रीब्यूशन भारत निर्माण में लगाएं, विकसित राष्ट्र बनने में लगाएं। बहुत अद्भुत आज जो जानकारी हमें मिली है शिप्रा जी से, हमारा निजी उद्यम कैसे राष्ट्र निर्माण कर रहा है उसके बारे में ये एक जानकारी, अद्भुत जानकारी, और उन लोगों की जो कहीं छूट गए थे एक समय पर। गुजरात से शुरू हुई हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ये जो यात्रा आज भारत में ही नहीं, विश्व भर में चर्चा का विषय है। इसमें शिप्रा जी जैसे नेता और टेक्नोक्रेट्स इसको और तेज बनाने में लगे हैं, बुनकर कारीगरों की ज़िंदगी को और आसान बड़ा बनाने में लगे हैं। ये यात्रा यूं ही चलती रहे, राष्ट्र निर्माण में लगे हम सब लोग जो किसी भी जगह अपने कार्य को कर रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, कोई सिखा रहा है, कुछ कार्य कर रहे हैं, अगर हम सब लोग मिलकर के इस रास्ते पर आएं, तब बनेगा हमारा वो स्वर्णिम भारत जिसकी हम बात करते हैं, रियल विकसित राष्ट्र। शिप्रा जी, आपका आज आने का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो चर्चा हमने की है, ये
पहली है, लेकिन ये आखिरी नहीं है। हम आपसे बहुत डिटेलिंग में बार बार आपको बुलाएंगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं ये लोगों को मोटिवेट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन लोगों के बारे में आप बताएंगे, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ जाकर भी उनकी स्टोरीज़ को रिकॉर्ड किया जाए। यही लेट्स टॉक भारत का ऑब्जेक्टिव भी है, मिशन भी है। और इसी तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ को लगातार देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें, हमसे बात करें। आपके कोई प्रश्न हो तो उससे वो लिखें हमें, और शेयर ज़रूर करें। हम लोग फिर एक बार हाजिर होंगे एक बड़ी शख्सियत के साथ, उन लोगों के साथ जो कर रहे हैं भारत निर्माण। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद शिप्रा जी।